वेलकम बैक। और अब हमारे जो स्टूडियोज़ है उसमें एक डिफरेंट सी फील आ रही है, क्योंकि एक हम ये ज़रूर कहते हैं कि जब हम कोई भी एंकर दूसरे एंकर से मिलता है तो या तो एक गर्दन में सरिया कह लें या ये कह लें कि उनको थोड़ा एटीट्यूड होता है कि यस आई एम एंकर, मैं ये करता हूँ या करती हूँ, लेकिन एक चुलबुली सी तबीयत जब मिल जाए ना सामने तो बड़ा मज़ा आता है शो करने का। अभी आपको भी मिलवाते हैं। मैं तारुफ ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वो किसी तारुफ की मोहताज ही नहीं है। जैसे ही आप उनकी शक्ल देखेंगे तो पुराने दिन याद आ गए। सेहत की बात करती थी, एक बात इसी के साथ रेहानुद्दीन इलाहाबादी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। सेवर ऑफ पाकिस्तान और मारवी कंस्ट्रक्शन के CEO। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप कल की प्लेंटी हैंड पे ये बात करूंगा मैं आखिर ऑफ द प्रोग्राम। स्टार्टिंग में मैं गंदी गंदी बातें नहीं करता। और जी आप बात करते हैं सेहत की तो वहीं पर बात आती है मोइन साहब की, और मोइन साहब की जब बात आती है तो डॉक्टर सादिया मोइन की बात करना है, ऐसा हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। मैंने आपका कल प्रोग्राम देखा वही। अच्छा एक बात मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि पता नहीं बुरा लगे, सॉरी, अच्छा लगे तो थैंक यू, लेकिन ऑनेस्टली स्क्रीन से ज्यादा आप रियल में बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो कमेंट से मिली। ये बहुत मतलब मैं उसको बोलूंगा 70% चेंज आप हकीकत में, 70% माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, नॉट मोर देन दैट माशाल्लाह। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले रेहान भाई से, फिर आते हैं आपकी तरफ। रेहान भाई सबसे पहली बात ये बताइएगा कि जो काफ़ी मैसेजेस चल रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने 1,25,00,000 के चालान कर दिए, जितने कैमरे नस्ब किए हैं वो जो है 3 दिन के अंदर, 48 घंटों के अंदर या 36 घंटों के अंदर, 24 घंटे के अंदर वो पैसे पूरे हो जाएंगे। इज दिस ट्रू? क्योंकि 6 घंटे के अंदर 1,25,00,000 के चालान हो गए। और एक बंदे ने मैसेज भी किया कि मुझे तो बाइक के ऊपर सीट बेल्ट ना पहनने पे चालान। ये तो फेक खबर होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि बाइक के ऊपर उसने बेल्ट बांध दी। खैर चालान होने हैं, मगर आवाम ये समझ रही है कि शायद बाइक वालों के 20,000 या 25,000 के चालान होने या कार वालों के, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये जो 30,000 और 25,000 के चालान हैं ये उन गाड़ियों के हैं जिनको टैकर लगाई जाएगी। गवर्नमेंट खुद टैकर लगा के दे रही है। अगर ड्राइवर्स ये टैकर्स उनको दे देते हैं गवर्नमेंट को, तो फिर गवर्नमेंट बड़ी गाड़ियां जो हैं जैसे कि ट्राले हैं, ट्रक हैं, शेज़ोर है, इनका जो चालान है वो होंगे 25 से 30,000 20,000 के, और जो छोटी गाड़ियां हैं उनके चालान कम होंगे। बाइक के जो चालान हो रहे हैं वो आपकी सेफ्टी के लिए हो रहे हैं। देखें, हेलमेट पहन के गाड़ी चलाएं। जाहिर सी बात है आप शहर में माशाल्लाह बहुत अच्छी गाड़ियां चलाते हैं बाइक वाले हमारे भाई, कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत होते हैं, मगर वो आखिरी एंड जो होता है बाइक वाले का वो ये होता है, और आवाम का शोर भी ये होता है कि गाड़ी वाले ने मार दिया। ऐसा ही है, मगर देखने वाले को ये नज़र नहीं आता कि कसूर उस टाइम बाइक वाले का होता है, मगर आवाम जो कहती है वो ये कह देती है कि गाड़ी वाले ने मार दिया। तो आपने एहतियात करनी है, और आपकी एहतियात ही की वजह से ये चालान फिक्स हुआ है। और किन किन चीज़ों पे? हेलमेट लगाने पे, लाइट ना होने पर। देखिए रात में आप निकलते हैं और लाइट आपकी गाड़ी में नहीं होती है, और शहर की हालात आपको पता है कैसे हमारे माशाल्लाह भी इस टाइम काम हो रहा है और इंशाल्लाह हो जाएगा, मगर अभी जो हालात हैं रोड टूटे हैं तो इस वजह से लाइट नहीं होती है आपकी, तो लाइट पे भी चालान कर दिया है उन्होंने। अच्छा किया वैसे तो, नहीं बहुत अच्छा है। वजह ये है कि आपकी जान आपके घर वालों के लिए कीमती है, हमारे लिए ना हो मगर आपके फैमिली के लिए और आपके घर वालों के लिए बहुत कीमती है वो, तो आप उसकी हिफाजत खुद करें। ऐसा ही है। और इसका चालान 5,000 रुपये का होगा। देखें आप अभी भी ये बात को सुन लें, एक हेलमेट 1,000 रुपये का आता है, वो आप ले लीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वरना चालान 5,000 रुपये का होगा तो फिर आप ये कहेंगे कि हुकूमत ने हमारे साथ नाजायज़ कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो इसीलिए ये जायज़ काम कर रही है कि आपको उन नाजायज़ कामों से रोक सके, इसीलिए चालान फिक्स किया गया है। कार वालों को चालान दिए बिल्कुल, इसलिए कि आपने देखा होगा कि फुल डिम्पल वाइट लाइटें हमेशा हमारे कराची में लड़कों के पास गाड़ियाँ हैं, मेरी अपनी गाड़ी में भी है, ठीक है ना, तो वो हाईवे पे इस्तेमाल नहीं की जाती हैं, ठीक है, वो पाबंदी है। मगर जाहिर सी बात है जब हमारे पीछे 2 गनमैन बैठे होंगे तो कोई भी गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करेगा। तो अभी गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है वो यही किया है कि अगर कोई MNA MPA भी है और अगर कोई और भी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और वो अगर डबल केबिन में भी जा रहा है और इसकी गाड़ी में लाइट होगी तो हम चालान करेंगे। ये कहाँ तक होता है ये हम आगे देखेंगे। अच्छा रेहान भाई आपसे सवाल करना है, लेकिन मैम से आकर क्योंकि क्वेश्चन आया आपके लिए 2। मैम आपकी तरफ आते हैं कि बच्चे क्योंकि
मौसम टर्न ओवर हो रहा है, टूवर्ड्स टू विंटर हम जा रहे हैं, मौसम में खुश्की बहुत ज़्यादा है, विटामिन सी की कमी हम कह लेते हैं उसको एक आम ज़ुबान में, खुश्की है, गले में खराश है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो बच्चे किन किन बीमारियों में मुब्तला होते हैं और उससे किस तरीके से हम उसको क्योर कर सकते हैं? हाँ देखिए ज़ीशान, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जो आपने सीज़न की बात की, देखें रात में और सुबह के टाइम पे ठंडक है, लेकिन दोपहर में भी गर्म मौसम है, राइट। तो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा डिजीज़ बच्चों में रिपोर्ट हो रही है, डेंगू, मलेरिया और इसके साथ साथ चिकनगुनिया, ये तीनों बीमारियां होती हैं मच्छर से, ठीक है। इसके साथ साथ जो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और आपने एलर्जी की बात की, खारिश की बात की फेस पे, तो हमारा वेदर इस वक्त बहुत डस्टी हुआ हुआ है, खासकर एटमॉस्फेयर इस वजह से, क्योंकि बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं कराची में, सड़कें बन रही हैं और रोड्स जब कंस्ट्रक्ट होते हैं तो मिट्टी पहले डाली जाती है, ठीक है। फिर जब वो कंटिन्यू गाड़ियाँ चलती हैं तो वो एक बहुत ज़्यादा डस्टी वेदर हो जाता है, ठीक है। इस वजह से बहुत सारे लोगों को एलर्जी का मसला हो जाता है, वो फेस पे डस्ट मट्टी आती है, आइज़ में जाती है, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक तो मास्क पहन लें, एक दूसरे के विटामिन सी की अगर आप कमी की बात कर रहे हैं या कैल्शियम की कमी की बात करें तो इसके लिए डेफिनेटली आपको टैबलेट्स लेनी होती हैं, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चों में ज़्यादातर डिजीज़ रिपोर्ट हो रही है, डायरिया, वोमिटिंग, मोशंस वगैरह, और इसके साथ साथ जो है वो आने वाले सीज़न में है मीज़ल्स का, ठीक है। तो ये बहुत सारी बीमारियां जो इस सीज़न में ख़ास चल रही हैं वो हम उस पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इस डस्ट से बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक तो अपना फेस आने जाने में हर वक्त वॉश करें, और अगर आईज़ के सराउंडिंग या ऑर्बिट्स में आपको एलर्जी फील होती है, खारिश होती है, तो किसी आई स्पेशलिस्ट से कोई ड्रॉप्स ले ले, आप खुद मेडिकेशन ना करें, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन बड़ी नुकसानदेह होती है। देखें, अगर एक ड्रॉप मैंने अपनी आई में डाल लिया तो ज़रूरी नहीं कि वो आपको भी सूट करे, ठीक है ना। तो हर किसी का नेचर एंड इम्यूनिटी सिस्टम की स्ट्रांगनेस अलग होती है, तो डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर जिसको भी आई का इशू होता है। नीम हकीम खतरा ना बने, बिल्कुल वो मसला होता है कि वो फिर नीम हकीम खतना की हकीम सब देखें, सेल्फ मेडिकेशन का मसला है ना कि अगर आपने जो चीज़ यूज़ कर ली, ज़रूरी नहीं कि मुझे वो फ़ायदा करे या इन्हें फ़ायदा करे, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश करा करें हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपने डेंगू और मलेरिया की बात की, अच्छा डेंगू के अंदर कितना इफेक्टिव है, क्योंकि ये तो मैंने खुद भी आजमाया कि सेब का फ्रेश जूस निकाल कर उसके अंदर पपीते के पत्तों का रस डालकर आधा लीमू निचोड़ कर अगर आप पीते हैं तो आपके वाइट सेल्स या आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो गिरते हुए एकदम से बूस्ट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बूस्ट भी तब होते हैं क्योंकि एक सर्टेन स्टेज तक तो उन्होंने गिरना है, 2 दिन का अमल है, 4 दिन का अमल है, डिफरेंट हर चीज़ पे वेरी करता है। मरीज के पास बैठ करो, ये तो पड़ोस वाला तो 40,000 पे मर गया था, अब मरीज बेचारा लड़ा बीमारी से, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? अच्छा, मरीज को देखने आते हैं, माशाल्लाह ये तो पड़ोस का ऐसे ही मर गया था, तीसरे दिन उसको डेंगू हुआ, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी कि जो तीमारदारी करने आते हैं और मरने मराने की, वो बेचारा मरीज आधा तो वहीं मर जाता है? देखिए, उन लोगों के लिए ये ज़रूर कहूँगी, देखिए जब कभी भी किसी पेशेंट को देखने जाएं तो सबसे पहले तो उसको सेहत की दुआ दें और उससे खुद को दुआ के लिए कहें, क्योंकि अल्लाह ताला के वो बहुत नज़दीक होता है। ऐसे ही है। दूसरी बात, इस किस्म की बातें पेशेंट से करने से अवॉइड करना चाहिए। बंदा यूं ना कल का मरता वो आज ही मर जाए, बिल्कुल यही चीज़ है। तो हमेशा पॉजिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए उसको अच्छी बातें करें, हेल्दी बातें करें, ताकि वो खुश हो, ना कि और मजीद टेंस हो जाए, ठीक है। हम कहते हैं जब हम किसी की सेहत के लिए देखने जाते हैं, यानी किसी बीमार को देखने जाते हैं, तो हमारे कदम कदम पे नेकी मिलती है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरीके से अमूमन करते हैं। इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। अगर आप किसी को देखने जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छी बातें करें, दुआ या कलमात कहें, कम से कम उसके जो टाइम है वो अच्छा स्पेंड हो जाए, ना कि वो बेचारा टेंशन में और ज़्यादा बीमार। आपके लिए मैसेज आया है, याद आ गई वो दिन याद आ गए वो दिन, सफ़ेद बैकग्राउंड पर नीला नीला सेहत के बारे में लिखा हुआ और एक अंदाज डॉक्टर सादिया का, वाह भाई, थैंक यू। डॉक्टर सुहेल हैं ये और ही इज़ फ्रॉम जिना, पोस्ट ग्रेजुएट, जबरदस्त। अच्छा जी, ये बताइएगा, अच्छा एक चीज़ और मैं आपसे पूछूंगा, आप डॉक्टर भी हैं, साथ में फीमेल भी हैं, तो अच्छा खातून के अंदर ना बड़ी एक आदत होती है, जैसे कि खातून से ही मिलने जाएंगी, आपको बुखार है, मेरी तो टांग टूट गई थी, अगले को छोड़ देते हैं, वो अपनी बीमारियां लेके बैठ जाती हैं, मुझे तो ये हुआ था, मुझे तो ऐसा हुआ था। उन खवातीन को आप कैसे एजुकेट करेंगी कि आप किसी को देखने गए हैं, किसी को पुरसा, ये वो कहते हैं ना, हाल पूछने गए, ना कि अपना दर्द हाल सुनाने गए जो 50 साल पुराना था, तो ऐसी खवातीन को आप क्या कहेंगी? देखिए, आपने अभी जो बात की थी कि जो हम अगर किसी पेशेंट को देखने जाते तो हमें उसके लिए पॉजिटिव थिंग्स एंड थॉट्स उसके पास मतलब अपने छोड़ने चाहिए। इस तरीके से देखिए अच्छी बातें करनी चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। देखिए अल्लाह ताला ने जो हमें दिल दिया, बड़ा खूबसूरत दिल दिया, ठीक है। अब आपका काम है कि उसको ख़राब करना है या सही रखना है, ठीक है। अगर पेशेंट के पास गए हैं तो उसको अपनी बीमारियाँ
बीमारियां और अपनी तकलीफ ना सुनाएं, बल्कि उसकी अगर आप शायद सुन लें तो वो थोड़ा हल्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी खवातीन या ऐसे लोगों से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि जब कभी किसी पेशेंट को देखने जाए तो हमेशा पॉजिटिव बात करें, अच्छी बात करें और उसको अच्छे मशवरे दें ताकि वो सेहत की तरफ गामजन हो, ना कि और उल्टा टेंशन में आ जाए। दीना से मैसेज आया है, मुझे डॉक्टर साहब से पूछ के बताइएगा। डॉक्टर साहब थोड़ी सी कड़क बात है, लेकिन बीइंग डॉक्टर वो आपसे पूछनी है कि जो डिलीवरी केसेस होते हैं उसमें अक्सर हैंडल किया जाता है और प्रेफर किया जाता है कि सीजर यानी सी सेक्शन से ही बेबी को डिलीवर किया जाए, हालांकि वो बेबी नॉर्मल भी हो सकता है। और औरत होते हुए इतना जुल्म क्यों करती है एक गायनाकोलॉजिस्ट? देखिए बात सिंपल सी कि खवातीन अपनी पोजीशन नहीं जानती, ठीक है। एक गायनाकोलॉजिस्ट जब पूरा अल्ट्रासाउंड करवाती है पेल्विक रीजन का तो उसे ये आइडिया हो जाता है कि आया इसका नॉर्मल बेबी डिलीवर हो सकता है या नहीं, या अल्लाह न करे अगर उसको ज़बरदस्ती नॉर्मल करवाने की कोशिश की तो माँ की डेथ भी हो सकती है या बेबी की डेथ हो सकती है, ठीक है। उस कंडीशन को रोकते हुए फीमेल की जो ना सेहत को मद्देनजर रखते हुए गायनाकोलॉजिस्ट ये मशवरा देती है कि आया हम सीजर की तरफ जाएं ताकि बच्चा और माँ दोनों सेहतमंद रहें, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी वजूहत, बहुत सारी मेडिकल इश्यूज होते हैं जो कि हमारी आम आवाम नहीं जानती, ये डॉक्टर बेहतर समझती है। मेरे ख्याल से कोई डॉक्टर ऐसी नहीं होगी जो कहेगी कि जी मुझे पैसे बनाने और ठक ठक काटा और उसको बेबी डिलीवर कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन देखें चूंकि 9 महीने का टाइम होता है पूरा, आपकी कंडीशन, आपकी सेहत आपके अपने हाथ में होती है। मैं समझती हूँ जब एक लड़की, एक औरत माँ बनने के स्टेज पे फाइज होने जा रही होती है तो उसकी जिम्मेदारी कि वो अपनी भी सेहत का ख्याल रखे और आने वाले बच्चे के लिए डॉक्टर से कंटिन्यू कंसल्ट करती रहे। और अगर उसको लगता है कि आया डॉक्टर जबरदस्ती जो मुझे सीजर की तरफ ले जा रही है तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन डॉक्टर बेहतर समझती है। उसे नहीं मालूम कि आया नॉर्मल डिलीवर करने में उसे कितनी ज्यादा तकलीफ उठा सकती है। अल्लाह न करे एक्सेसिव ब्लीडिंग हो गई, औरत की डेथ हो गई तो फिर क्या होगा। तो उसकी सेहत को मद्देनजर रखते हुए, उसकी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए सीजर का मशवरा। आपके लिए 2 सवाल और है, मैं रेहान भाई की तरफ आता हूँ। रेहान भाई आपके लिए ये सवाल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तबाह कर दिया रोड का, जैसे कि अभी भी बात हो रही थी कि कराची को बनाया जा रहा है, लेकिन वो कब बनेगा, ये सवाल है। पहले तो मैडम की बात का जवाब दे दें। जितनी भी गायनोलॉजिस्ट हैं 4-5 तो मेरी दोस्तें भी हैं माशाल्लाह। डॉक्टर रुबीना शाहीन, डॉक्टर रुबीना अशरफ, ये गायनोलॉजिस्ट हैं, कराची की मानी भी गायनोलॉजिस्ट हैं। उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है मैंने। मगर डॉक्टर आजकल ज़्यादातर सीज़र करने पे ज़ोर इसलिए देते हैं कि पेमेंट का इशू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। वरना जो मेरी दादी थी उस ज़माने पर हम अगर चले जाएँ तो सीज़र नहीं होता था, हमेशा नॉर्मली डिलीवरी होती थी और इसके अलावा कुछ भी नहीं होता था। तो अब के जो डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह वो सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं, बाकी इसका कोई और मकसद नहीं है कि जान बचाना या जान को ख़राब करना। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िंदगी दी है तो कोई ले नहीं सकता, और अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मौत दिख दी है तो कोई बचा नहीं सकता। हम अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, यही सवाल बहुत ज़्यादा है। और 15 लोगों का सवाल है कि हमें चलान हो गया, मान लिया, आपने भी बात कर दी, सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, रोड कहाँ है, लोग गटर में जो गिर के मर रहे हैं। और वाकई में अभी 4 वाकये तो मैंने भी देखे हैं, रिपोर्ट हुए हैं कि जिसमें बंदा गटर में चला गया, पता नहीं आगे आप अगर सोचें कि एक ही दिन में सारे मामला हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, देखिए बनना शुरू हो गए हैं। वो जो मैंने उस दिन कहा था कि लोग 5% अपने अकाउंट से लगा दे, तो लगाना शुरू कर दिए हैं 5%। अब इंशाल्लाह होगा ये कि जो कुछ काम बाकी है वो इंशाल्लाह हो जाएगा। रही बात ये जो यूनिवर्सिटी रोड पे काम है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए तो लोग ये कह रहे हैं कि उस पे फिर चलान नहीं होना चाहिए। कहा ना कि 3 साल अभी उसमें और लगने हैं। तो 3 साल के लिए लोग कह रहे हैं चलान बंद करना है। चलान तो बंद नहीं हो सकता ना, मतलब आपकी जान के लिए तो चलान रखें। आप जब ऐसे काम करेंगे, आप देखते होंगे, आप भी रोड पे होते हैं, कार वाला जा रहा होता है, बाइक वाला यूं आगे आ जाता है, उसका क्या काम है फास्ट वे पे चलने का। मगर हर बाइक वाला फास्ट पे चलने की कोशिश करेगा, वो बीवी के साथ 4 बच्चे बैठे होंगे बाइक, ये तो मैंने भी देखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जा रहा होगा, मतलब एक्सीडेंट हो जाएगा तो वो कहेगा कि कार वाले ने मार दिया। ये नहीं देखेगा कि उसका कितना कसूर है, वो क्यों। टैंकर का इतना बीच में भी मामला चल रहा था आपके सामने, मैंने उस टाइम भी कहा था कि टैंकर वालों का कसूर है, इस चीज़ से इनकार नहीं कर रहे हम, मगर आप ये भी तो देखें कि आप टैंकर के पास क्यों घुस रहे हैं, आप साइड से रहे ना आप। लेकिन रेहान भाई एक सवाल ये भी भाई ने किया है कि देखिए जब ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो सर्विस रोड भी लोग कैरी करके निकल जाते हैं। बाइकर हजरात ने कहा वहाँ पर पथारे बहुत लग चुके हैं, ठेले बहुत खड़े हो गए हैं और वहाँ पर अजीबोगरीब पार्किंग शुरू हो चुकी है। सेंटर में हटाना शुरू कर दिए हैं ठेले और ये इंशाल्लाह ये हट जाएंगे। सही, ये भी मतलब हमारी सियासी जमातें और हमारे जो
टाउन के जिम्मेदार हैं, उनकी ये सारी नाअहली है जिसकी वजह से ये पतारे लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है पैसे जा रहे हैं उनको, ये तो आपसे पिछले प्रोग्रामों में भी मैं बता चुका हूँ कि हर ठेले वाले से 200 और 100 200 300 रुपए लिए जाते हैं। तो वो डेली? हाँ, ये डेली का मामला है। ओके। ये कोई नया काम थोड़ी है, पुराना चलता हुआ आ रहा है। ये तो 94-95 से चलता हुआ आ रहा है। उस वक्त की वो सियासी जमातें खा रही थी। देखिए हकीकत देखिए, वजह ये है कि उस टाइम वो सियासी जमातें खा रही थी, अब जिनके असर रसूख है वो लोग खा रहे हैं। मतलब जिनकी ताकत है वही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन चीज़ों को। ये पतारे हो गए, ये स्टॉल हो गए, ये सब वही लोग इस्तेमाल करें जिनकी ताकत है। कल आज उनकी ताकत खत्म हो जाएगी, कोई नए लोग आ जाएंगे, वो उसको चार्ज ले लेंगे, बस। तो रेहान भाई, हम क्यों नहीं जो पथारे हैं या कोई भी, देखें हर दुनिया में भी, जैसे कि मेरा 2-3 अरब कंट्रीज में भी जाना हुआ, तो वहां पर भी सूक जुम्मा इस तरीके से जो है वो बाजार लगते थे। अभी यहाँ पे बाजारों को भी, बाजार हमारे पास भी 7 दिन के लगते हैं, हर इलाके में 7 दिन के बाजार लगते हैं। ठीक है ना, मगर बाजार लगने के बावजूद भी ये ठेले मतलब फ्रूट क्या मतलब बाजार में बेचेगा, इलाके में नहीं बेच सकता, उसको पाबंदी है। तो मतलब ठेले ना लगाए ना, सर्विस रोड पे ठेले लग गए तो फिर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? आप ये तो देखें, गरीब आदमी को धक्का देने के मूड में नहीं, मैं धक्का देने, लेकिन एक कोई ऐसा स्पेसिफिक टाउन नाजिम को चाहिए मतलब एक आपके कहने का मतलब कि एक इलाका बना दे, वहां पे खड़ा कर दे, यानी ये पूरा इलाका वहां खरीदने के लिए नहीं। मकसद ये कि जैसे फर्ज करें हमारा ये इलाका है, यानी आपका जो हमारा मेट्रो वाला सेक्शन है, इसमें कॉर्नर पे या उस कॉर्नर पे एक जगह पर करीब करके आप ठेले लगा देंगे तो फिर मेरी दादी और मेरी परदादी कैसे लेने आएंगी वो पैदल इतनी दूर? ये तो सोचिए, मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ना। चलें ब्रेक की तरफ। और इसी ब्रेक का कहा जा रहा है रेहान भाई से एक सवाल और है जो कि ब्रेक की बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह सी शान है सर। जनाब, मैम कह रही हैं डॉक्टर सादिया मोइन कि हम बच्चों के लिए बात करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि बच्चे जैसे कि एकदम से, सबसे पहली बात, आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर के हवाले से मैं एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूंगा कि आप ऑन एयर रिक्वेस्ट करें। देखिए कराची के अंदर ना 25 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर तक छुट्टियां दी जाती है, 4 जनवरी से सर्दी शुरू हो जाती है। सबसे पहले तो बच्चे वहां से बीमार होने शुरू होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि मौसम करवट बदल रहा है ना, नहीं पता, गर्मी है, रात में भी गर्मी हो रही है, हब्स हो जाता है एकदम से, फिर सुबह ठंडी हवाएं, जैसे आपने खुद स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम कहा, तो बच्चों को फिर कैसे कवर करें? क्या ऐसी तदबीर माँ इख्तियार करें कि बच्चे इन बीमारियों से प्रिवेंट रहें? देखिए, सबसे पहले आजकल जब सर्दी की तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सबसे ज़्यादा बच्चों में फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब इस फ्लू वाली कंडीशन को कंट्रोल रखने के लिए ज़रूरी है कि इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाई जाए। सही है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन क्या होती है? एवरी ईयर बच्चों को लगाई जाती है, जो कि किसी भी डिजीज की सिवियरिटी को कंट्रोल करती है, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। ठीक है, तो अब बच्चे की इम्यूनिटी पर डिपेंड करता है कि वो किस हद तक आपको अलामत देगा कि हल्की हैं या ज़्यादा। लेकिन जिस बच्चे को इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगी हुई होगी उसकी फ्लू की अलामत बहुत लाइट होंगी। ठीक है, उसके साथ वो निमोनिया को कंट्रोल करेगा, इसके साथ ब्रोंकाइटिस को कंट्रोल करेगी और सर्दी में होने वाले सीने के अमराज को। ठीक है, बहुत लाइट होगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चे को खुद कभी भी बीमारी एकदम से नहीं लगती। ठीक है, जब तक कोई घर का बड़ा इस बीमारी का शिकार ना हो जाए। अगर उसको फ्लू हो गया, फ्लू में अगर बहुत ज़्यादा स्नीजिंग है, कफिंग है, फीवर है, और चूंकि ये एयरबोर्न डिजीज होती है और इसके पार्टिकल्स खांसी और नज़ले के जरिए दूसरे को जाते हैं, अगर बच्चा करीब है तो बच्चे जर्म्स एडिक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती जो कि वैक्सीन के थ्रू की जाती है, तो वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। अब माओ को चाहिए सबसे पहले, अगर बच्चों को डेंगू से बचाना है तो अपने बच्चों को कवर रखें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं और फुल ट्राउजर्स पहनाएं। उसके साथ इंसेक्ट्स बाइट से जो प्रिवेंट करने के लिए लोशन होते हैं वो हल्का फुल्का फेस पर और रात को हाथों पैरों पर जरूर लगाएं। सरे शाम और सारा दिन में दरवाज़ों पे जो ना नेट वाले डोर और विंडोज़ ज़रूर होनी चाहिए, दरवाजे खिड़कियों पे नेट ज़रूर होनी चाहिए, वो सारा दिन बंद होना चाहिए। और जिस वक्त मगरिब के टाइम बहुत ज़्यादा मच्छर की आमद होती है उस वक्त एहतियात करें और अपने घर में, घर के अतराफ में पानी न खड़ा होने दें जो कि मच्छरों की अफजाइश का बायस होता है। ठीक है, ये साफ पानी पे बनता है। देखें, बता रही हूँ ना, मलेरिया और चिकनगुनिया तो वहाँ से आ रहा है ना। अब ये साफ पानी पे आ रही हूँ, जब पानी हम स्टोर करते हैं तो आप उस पानी को कवर करके रखें, क्योंकि डेंगू का मच्छर दिन में काटता है। डेंगू का मच्छर बहुत नीचे की तरफ फ्लाई करता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसकी हाई फ्लाई नहीं होती। उसमें एहतियात करें, आप ग्रास वाली जगह पे ना बैठें, उसके साथ बच्चों को कवर करके सुलाएं। और जब ठंडा मौसम आना शुरू हो जाता है तो मीजल्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, मीजल्स की वैक्सीनेशन लाजमी करानी चाहिए, इन्फ्लुएंजा की एवरी ईयर करवानी चाहिए और 60 to 70 ईयर्स तक करवानी चाहिए, क्योंकि देखें इन्फ्लुएंजा एक ऐसी डिजीज़, ऐसा मर्ज है जिसकी हर साल एक नई काइंड
रिसर्च की जाती है, उसी बीमारी के हिसाब से उसकी प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बनती है, ठीक है ना। तो हर साल नई वैक्सीन होती है, हर साल नई काइंड आती है इन्फ्लुएंजा की, यानी फ्लू के जरासीम की। सही है। तो कोशिश करें कि बच्चों को माएँ इसी तरीके से प्रिवेंट करें। फर्स्ट उनकी वैक्सीनेशन पूरी कराएं, सेकंड उनको कवर रखें, थर्ड उनको हाइजेनिक और घर का फूड खिलाएं। फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक, स्पेशल आर्टिफिशियल ड्रिंक से अवॉइड करें। ये चीज़ें इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं करती बल्कि वीक करती हैं। ऐसा ही है। और आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसको तो कैल्शियम स्नैचर भी कहा जाता है, बोन से कैल्शियम को स्नैच करता है। अच्छा मैम, एक और सवाल है कि बच्चों को डायरिया भी बहुत ज़्यादा आजकल देखने में आ रहा है, तो एक तो डायरिया हो जाए तो उससे कैसे बच्चों को वीकनेस से बचाया जाए और उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? देखिए, डायरिया जो होता है उसमें होता है बच्चे को वॉमिटिंग एंड मोशन, और वो होता है कंटामिनेटेड फूड्स एंड कंटामिनेटेड वाटर, यानी खराब पानी और ख़राब खाना, ठीक है। ख़राब खाना आपके बॉडी में चला गया बच्चे को, उसको डेफिनेटली अगर डायरिया का असर हो गया तो वो वॉमिटिंग करेगा, मोशन होंगे, वीकनेस होगी, लाइट सा फीवर होगा। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि बच्चे को सॉफ्ट डाइट दें, ठीक है। उसको अगर ज़रूरत लगती है, सबसे पहले डिहाइड्रेशन का खतरा होता है, देखना है इस तरीके से देखें, स्किन को उठाएं और अगर फ़ौरन वापस जाती है स्किन के ओके, और अगर यहाँ से उठाने के बाद रुक जाती है और बहुत स्लोली जाती है तो बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया है, ठीक है। इसको फौरन जो है आपने जो ना वो ड्रिप चढ़वानी है, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाएं और एक सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। मैम एक दफा दोबारा सामने कैमरे पे करके दिखाएं। बिल्कुल, मैं अपने सामने हाथ ऊपर करके थोड़ा सा देखिए, इस तरीके से करना है। ये आपने अपने स्किन ली और इतना उठाया, अगर ये फौरन वापस जगह पे आती है तो इसका मतलब है कि बच्चे की कंडीशन नॉर्मल है, और अगर दोबारा उठाने के बाद ये चिपक जाती है स्किन और नीचे आने में देर लेती है तो इसका मतलब बच्चा डिहाइड्रेट हो गया है। तो इस वक्त आपको जरूरत है कि इसको फौरन चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। आपका बच्चा अगर जिस दवाइयों से ठीक होता है, ज़रूरी नहीं कि वो इनका बच्चा भी ठीक हो, या मेरे घर में कोई फीमेल है और उसके बच्चे हैं तो इसका मतलब है कि उसका बच्चा भी उसी दवा से सही हो, या ऐसा नहीं है। होता है ना फैमिली में जी, एक बहन के बच्चे में तकलीफ हुई, जी मैंने ये दी थी दवाई तो तुम भी ये दे दो, तो तुम भी दे दो, ये नुकसान दे, ठीक है। हर बच्चे की इम्यूनिटी अलग होती है, सिम्टम्स अलग होती है, उसकी एब्जॉर्ब करने की पावर अलग होती है। तो सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें, एक दफ़ा ज़रूर बच्चे को डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि आपका बच्चा वक्त इस चीज़ का विक्टिम मैं भी हूँ कि रमज़ान के अंदर कुछ कहते हैं ना कि अफ्तार करते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे खा लिया तो लूज मोशंस हो गए। अच्छा, मुझे एक जानने वाले, ये मैंने खाई थी तुम भी खा लो, और मैंने खा ली, आप यकीन करें कि 2 दिन मैदे में दर्द रहा है मेरा, और मैंने बहुत मुश्किल से पानी पी के रोजा रखा क्योंकि इतनी पेन होती थी कुछ खा ले। तो ये वाकई में सही है, नीम हकीम खतरा मैं खुद ही बना था। तो मैं खुद कहता हूँ कि भाई आप डॉक्टर को दिखा दें, डॉक्टर बेस्ट होते हैं। रेहान भाई आपकी तरफ आते, फिर मैम से सवाल है। मैम आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है कि लव टू सी यू अगेन ऑन द स्क्रीन। शाइस्ता है कोई फ्रॉम मलीर, ठीक है। अच्छा जी रेहान भाई, आपके लिए अब सवाल ये है कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने बात कर ली, चीज़ों को हमने बात कर ली, लेकिन फिर भी एक चीज़ जो अब निज़ाम, अगर कोई चीज़ लाइन इधर से उधर करवानी है, आपके घर के पास है, ये इसका विक्टिम तो मैं खुद भी हूँ, कि वो कहते हैं कि भाई क्या होगा आगे का रद्द अमल, समझ जाए, तो वो वाला रद्द अमल को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, ये रोकना तो बहुत ही मुश्किल काम है। मैं खुल के मैं सवाल कर देता हूँ, मसला नहीं, मुझे राजेश साहब ने मैं 2006 से कंस्ट्रक्शन का काम परमानेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। जितने भी इसमें काम है तमाम जगह पर ऐसा है, एनओसीयां मेरे पास हैं, सब कुछ है, मगर फिर भी मुझे कुछ करना पड़ता है। कहते कि हाथ में अच्छा नहीं इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। कहते नहीं यहाँ पे खुश दियो तो पैसे आते तो असल बात ये है कि हमारा माशरा, हम खुद ऐसे हैं ना, असल में हम जब देने वाले तैयार हैं तो लेने वाला क्यों नहीं तैयार होगा, असल बेस वजह। तो रेहान भाई अब मुझे बताया कि गैस कंपनी की बात हुई है, गैस कंपनी ने न्यू लाइंस डाली हैं, सबको पता है, ठीक है। अब फर्ज करें आप जहां पे बैठे हैं वहां पर लाइन आ गई है और मेरा घर यहां पर जहां मैं बैठा हूं, बीच का सड़क खोदने के लिए भी गैस ने पैसे दिए हैं कि उनको लाइन प्रोवाइड करें, क्योंकि वो एवरी मंथ 1000 रुपए का बिल भेज रहे हैं या 1500 का बिल भेज रहे हैं, इवन गैस नहीं आ रही, अभी भी आ रहे हैं, तो उन्होंने उसको कंपलसेट किया। लेकिन अब जो टाउन नाजिम है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि अच्छा इसमें तो खर्चा होगा, ये खर्चा मैं आपको बता दूंगा, तो मुझे बताएं। तो ये तो पिछले प्रोग्राम में भी शायद वो भाई भी नाराज़ हो गए थे मेरे से कि वो टाउन नाजिम की जब मैंने बात की थी, तो हमारे पास तो इस टाइम टाउन नाजिम भी ऐसे ही हैं जो उनके पेट ही नहीं भर पा रहे हैं। वरना पुराने लोग, जो पुराने वक्तों में लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लोग थे, मगर अभी ऐसा कोई भी शख्स मुझे नज़र नहीं आ रहा कि जो ईमानदारी के साथ काम कर रहा होंगे। हो सकता है कि शायद लोग हों, मगर अभी मुझे टाउनों में कोई लोग ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जो वो आवाम के लिए रिलीफ के लिए हों या आवाम की सहूलत करने के लिए, बल्कि आवाम को परेशान करने के लिए ही तैयार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, चाहे वो गटर का मसला हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो। वरना इस शहर कराची में बिजली तो हम
शान और बशाना जब जाती थी, बहुत कभी कभी चली जाती थी तो हम बाहर पूरा इलाका बैठा होता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गैस कभी बंद हुई हो। जो आज शेड्यूल बना हुआ ना गैस का, गैस हमारी अपनी है, मुल्क की है, गैस हमारे मुल्क से आती है। लेकिन कहते हैं ज़खायर कम हो गए। देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। जो बीच में लोग हैं जिनके हाथ में इसका कंट्रोल है, ये सब उनकी जिम्मेदारी है, वो ये याद रखें, चाहे वो गैस के सीईओ साहब हों या कोई भी हो, इदारे के लोग हों, वो ये याद रखें कि बरोज़ क़यामत इसका हिसाब ज़रूर देना है। आप अगर मनसब की सीट पे बैठे हैं तो उसका हिसाब आपने हर कीमत पर देना है, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हों, चाहे वो कोई भी जनरल साहब हों। हर शख्स ने अपना हिसाब अपने मुताबिक देना है। ऐसा ही है रेहान भाई, आपके लिए परेशान करना मतलब यानी कि अपनी रया को परेशान करने का मतलब है कि आप कौन सा कानून ला रहे हैं। अच्छा रेहान भाई, मैं सवाल का भूल जाऊंगा, लास्ट प्रोग्राम में आप बैठे थे, हमने गैस की बात की थी। एक भाई ने लिखा है कि मेरा ताल्लुक सुई से है और अभी भी बेशतर इलाकों में गैस मौजूद नहीं है, और अगर हम इसको देखें तो हमारे साथ जुल्म का बदला अब अल्लाह तबारक व तआला ले रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, जाहिर सी बात है, उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसका वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि अल्लाह ने किया उनके साथ। देखिए गैस की लाइनें तमाम नहीं इसलिए डली हैं कि अभी जो बैठे हुए थे रज़ाक साहब भी, आप सुन रहे थे उनकी बात, कि पानी आने लगा था, कुछ काफ़ी जगह से कंप्लेन आई कि भाई गैस की लाइनों में पानी आ रहा था पानी। देखिए वो पानी इसलिए आ रहा था कि एक जगह से लाइन काट दी, गड्ढे में पानी भर गया, तो वो पानी रिटर्न हो गया गैसों की लाइनों में, तो वो आने लगा। नई लाइनें तकरीबन तौर पर डल गई हैं, और नई लाइनें डलने का जो असल मकसद था वो ये था कि कराची शहर के अंदर हज़ारों के हिसाब से नाजायज़ कनेक्शन हुए हुए थे, जो सियासी जमातों ने अपनी ताकत के बलबूते पर कनेक्शन कराए थे। उस कनेक्शन को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए नया प्लान आया, मास्टर के तमाम लाइनें काट के नई लाइनें डाल दी जाएँ, तो ये इसीलिए नई लाइनें डली हैं ये, और नए कनेक्शन कुछ जगह बाकी हैं और आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे। मेरे इलाके में लाइट बिजली का मसला था, गैस का आपको बताया था, आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ गैस आ चुकी है। मैंने सीईओ साहब का शुक्रिया भी अदा करा, उनको डंडा भी बहुत किया माजरत के साथ इस प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ, मगर उनसे माजरत है कि उन्होंने काम किया, मेरी बात को सुना, मैंने बहुत उनको। अच्छी बात है। देखिए आपने अपना काम नहीं, देखिए रेहान भाई एक चीज होती है, जब आप आवाज उठाते हैं ना तो आप अपने नहीं बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी आवाज उठा रहे होते हैं। नहीं बिल्कुल, उन्होंने बहुत बर्दाश्त किया है, अल्लाह उनको बर्दाश्त करने की और हिम्मत दे, और उन्होंने मेरा काम किया, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जी मैम, आपकी तरफ आते हैं, अगर एक बच्चे को फ्लू हो जाए और घर में दूसरे बच्चे भी हों, और इवन दो न्यू बॉर्न बेबी हो और उसको प्रॉब्लम हो जाए कि एक बड़ा बच्चा है जो कि 5-6 साल का है और एक बिल्कुल ही 1.5-2 महीने का बच्चा है, तो उसको कैसे बचाया जाए या दूसरे बच्चों को कैसे बचाया जाए? देखिए मैं एक बात बताऊँ कि जब मेरा छोटा भाई छोटा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैरिड है, तो उस वक्त जब अम्मी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाती थी तो उसने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा सेहतमंद रहे तो इसके मुँह पे प्यार ना करें, इसके करीब ना आए, माँ को भी ख्याल, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा जम्स एडिक्ट होते हैं, उसके साथ उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत वीक होती है। अगर आपके घर में ऐसा एक छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न है, और साथ में 5-6 साल के बच्चे को फ्लू हो गया, तो उस बच्चे से दूर रखना है, ठीक है। उसके खांसने और छींकने का स्पेशली ख्याल रखना है। देखिए कि हमारी नबी की सुन्नत भी कि जिस वक्त खांसी आए या छींक आए तो आप फेस को कपड़े से या हाथ से कवर करें, ठीक है। ये नेचुरल है कि आप के ऊपर दूसरे के जो एयरबॉर्न डिजीज की वजह से जो ज़रात हैं वो जाएंगे तो आप भी इस मर्ज में मुब्तला हो सकते हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। और बच्चे को देखें, सबसे पहले फ्लू हो गया है, अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी है, डॉक्टर को दिखाएं, उसकी मेडिकेशन करवाएं, छोटे बच्चे से दूर रखें, शावर लेने में एहतियात करें, इसके साथ घर की हाइजीनिक फूड्स खिलाएं, यखनी वगैरह पिलाएं, और साथ में बच्चे को कवर रखें और फुल मेडिकेशन करें, तो 1 हफ्ते में सेट हो जाता है। अच्छा मैम, आपके लिए सवाल है कि रूरल इलाकों में दूर दूर तक दुकानें नहीं होती है ना, अगर बच्चे को फौरन से रात में, अब बच्चा सेट है, अच्छा सोया, लेकिन रात मिड ऑफ द नाइट उसको एकदम से बुखार हो गया और घर में कोई दवाई मौजूद नहीं है जिससे बुखार को तोड़ा जा सके, या आप क्या कहते हैं बुखार के लिए आप दवाई दे सके, और साथ साथ ये भी सवाल है कि अक्सर बेशतर ये डरा दिया जाता है कि अगर पट्टियां रखोगे तो बुखार सर को भी चढ़ सकता है, तो क्या करें उस मामले में? पट्टियां रखने का मकसद ये होता है कि सर पे चढ़ने से रोकना है। देखें, फीवर अगर बहुत ज़्यादा है, सही, और अगर दिमाग पे अल्लाह न करे चढ़ गया तो दिमाग के सेल्स को डेड कर देता है, ठीक है, फिर बच्चा बिल्कुल किसी काबिल नहीं रहता। तो पहले जो हम वालिदैन को देखा करते थे, हमारे जो घर के बुजुर्ग होते थे, सबसे पहले बुखार हुआ, मेडिकेशन से पहले वो कहते थे पट्टियां रखो सर पे। नेचुरली पट्टियां रखने से क्या होता है कि टेम्परेचर लो होने लगता है, ठीक। और अगर हल्का
फीवर है तो हल्का फुल्का सा पाँव गीला कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं। और अगर हाई ग्रेड फीवर है तो थोड़ा पाँव पे पानी डालें, हाथ पाँव पे पानी डालें, वो नेचुरली थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, लेकिन ठंडा नहीं, सादा पानी, सही है। और जहाँ तक बात है कि अगर ऐसे एरियाज होते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि उन लोगों को थोड़ा अपनी घर में मेडिकेशन बच्चों के लिहाज से रखनी चाहिए कि अगर सडनली बच्चे को अगर तकलीफ होती है तो वो उसको दिया जाए। एक बात बताऊँ आपको, डेंगू का मच्छर ऐसा अगर किसी को काट लेता है या मलेरिया को, तो कभी भी ये नहीं होता कि आज काटा कल फीवर हो जाएगा। चाहिए इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 7 to 14 डेज, यानी कि आपको 14 दिन पहले मच्छर ने काटा होगा तो आपको अलामत आना शुरू होंगी, सही है। अब आप 14 दिन में सोचेंगे मैं कहाँ कहाँ गया था, किस चीज़ ने, किस जगह ऐसी उसको मिली कि मच्छर ने मुझे काटा, तो आपको शायद याद भी ना आएगा, सही है। तो इंक्यूबेशन पीरियड आने के बाद सिम्टम्स आना शुरू होती हैं, किसी को बहुत लाइट आती हैं, किसी को फौरन सीवियर हो जाती हैं, डिपेंड ऑन द इम्यूनिटी पावर। बच्चों में भी यही है, बड़ों में भी ये, और स्पेशली हमारे घर के जो ओल्ड एज लोग होते हैं तो बिल्कुल इनकी केयर हमें बच्चों की तरह करनी होती है। उनको प्रॉपरली एवरी ईयर वैक्सीनेशन लगवाएं इन्फ्लुएंजा की, जिससे वो बहुत सारे डिजीज से खुद ब खुद बच जाते हैं। अच्छा, इन्फ्लुएंजा की जो वो जो वैक्सीन है वो हर जगह पर मौजूद है? डिफरेंट हॉस्पिटल्स में होती है, हर जगह तो नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात ईयरली लगाई जाती है, डिफरेंट टाइप की वैक्सीन होती है, डिफरेंट कंडीशंस में होती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन है अपना बच्चा चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, चेकअप करके बता देगा कि आया किस किस्म को इसको नीड है, इसलिए उसको ज़रूरत है कि आप कंसल्ट करें। ज़बरदस्त। मैम कुछ सवाल और भी हैं, लेकिन रेहान भाई की तरफ आते हैं। रेहान भाई, जो गवर्नमेंट का इक़्तिदाम है कि जो मेन स्पॉट्स पर होटल्स हैं रात 12 बजे बंद कर दिए जाते हैं और 3 दिन से इस पर अमल दरामद भी हो रहा है, और वो मेजर होटल्स जिन्होंने आधी सड़कें भी कवर की हुई थी अपनी सीटों से, उनको भी बंद कर दिया, तो क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे दोस्तों के भी मामलात हैं इसमें। नहीं देखिए क्यों आप मुझे लड़वाएंगे दोस्तों से आप? नहीं तो वो मैं तो सवाल, वो मुझे कहते नहीं वो सवाल आया तो मुझे पूछना। सवाल तो आपका है, मतलब मैं अपने दोस्तों से नहीं लड़ सकता ना। आप ये दोस्तों को अगर कोई मसला होता तो मैं तो अपने यारों को, नहीं, लेकिन दोस्तों को प्रोटोकॉल दूंगा, भाई हाँ भाई ठीक है करवा करो, तो मैं बैठा हूँ यार। नहीं, लेकिन मसले के स्ट्रीट क्राइम में भी सवाल करेंगे तो फिर मसला खराब हो जाएगा, मेरे दोस्त तो मुझसे लड़ जाएंगे। आप तो ही बोल के, लेकिन स्ट्रीट क्राइम में भी तो कमी आएगी ना, फिर स्नैचिंग कम होगी, आपका लड़ाई। हम छोटे थे तो ये शहर कराची में हम रात के 3 बजे भी पैदल घूमा करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो माहौल भी बहुत खूबसूरत था, हसीन था शहर। हमारे ही लोगों ने शहर का बेड़ा गर्क कर दिया और आज वही लोग बैठे हैं बड़े प्यार से शहर में कि हमने शहर को सही कर दिया। तो ये उनकी बेवकूफ़ी है, इंशाल्लाह हिसाब वो भी देंगे, आगे भी दे चुके हैं और भी देंगे इंशाल्लाह। ऐसे ही है। तो मतलब आप फेवर में नहीं हैं, ये कह सकते हैं? नहीं, मैं फेवर में मतलब इन दैट फॉर्म फेवर में हूँ। फौज मेरी दोस्त है और फौज ही मेरा सब। नहीं, लेकिन मैं आपकी बात से जो मैंने अंदाजा लगाया कि हमें मुल्क यानी शहर कराची के हालातों को काबू करना है, होटल बंद करने से कुछ नहीं होगा। होटल क्यों बंद करें यार, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, हम तो रातों को जाते थे, घूमते थे, फिरते थे, कोई इशू नहीं था। मतलब आप क्राइम को रोकिए ना, आप होटल वाले को बंद करने से क्या फायदा है? मतलब जबरदस्त। अच्छा मैम, आपसे सवाल है, सर्दी में कौन कौन सी बीमारियां बच्चों में या घर वालों में जन्म लेती हैं और उनको किस तरीके से रोका जा सकता है? देखिए, शुरू में जिस तरह बात की मैंने, सर्दी के सीज़न में क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़ैन इतने ज़्यादा नहीं चल रहे होते और अफजाइश भी ज़्यादा होती है, तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड भी आजकल, लेकिन टाइफाइड एक ऐसा मर्ज है जो कि कंटिन्यू रहता है हर सीज़न में। इसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? कंटामिनेटेड वाटर, और स्पेशली सेवरेज लाइन के पानी में ये पाया जाता है। अगर हमारे घरों में जब वाटर टैंक्स जो कि ज़ेर ज़मीन होते हैं, कोई सेवरेज लाइन करीब से गुजर रही हो, पानी खुदा न खासा उसमें शामिल हो गया, तो वो समझिए उसमें शामिल हो गया और आपके पीने के पानी में आपके अंदर जा सकता है, एक बात। दूसरी बात, जो हमारे विलेज के पीपल्स होते हैं, अगर कोई इफेक्टेड पेशेंट रफ़ा हाजत के लिए नहरों का या दरियाओं का इस्तेमाल करता है, उसके किनारे बैठ के ही काम करता है, तो वो जर्म्स, वो वेस्टेज अगर पानी में शामिल हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता दरियाओं नहरों से होता हुआ शहरों में आ जाता है, ठीक है। इस चीज़ को लिए बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है कि लोगों में ये बात बतानी चाहिए कि अगर आपने रफ़ा हाजत करनी है तो अफेक्टेड पेशेंट तो कम से कम इन जगहों पर एहतियात करें, जो प्रॉपर आपके लिए जगहें बनाई गई हैं वहाँ ये काम करें, क्योंकि वो अगर वेस्टेज पानी में शामिल होता है तो हमारे घरों के टैंक्स में आ जाता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जब किसी बच्चे को रफ़ा हाजत के लिए जाना हो तो आप उसको ये सिखाएं कि आपने अच्छे से हैंड वॉश करने, क्योंकि अगर जरासीम हाथ में रह गया तो वो पेट में चला जाएगा और वो टाइफाइड का बाइस बन जाएगा। टाइफाइड बेसिकली इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है जो कि बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है, स्पेशली हमारे ब्लड को भी, ठीक है। इससे बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पानी को बॉयल करके पीना है, बच्चों के लिए भी, खुद के लिए भी, क्योंकि टाइफाइड एक ऐसा मर्ज है वो एवरी एज इफेक्ट करता है, ठीक है, बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, सबको।
और ये हर सीज़न में होता है। इसके साथ साथ जो बहुत ज़्यादा सर्दी का असर होता है, नज़ला ज़ुकाम खांसी, जो कि वेदर की वजह से और ज़्यादा हो जाता है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होती है वो हर किस्म के माहौल को मैनेज कर लेते हैं, कुछ इतने लाइट इम्यूनिटी के होते हैं कि वो ज़रा सा डस्ट के माहौल में जाते हैं, उन्हें नज़ला ज़ुकाम खांसी शुरू हो जाता है, ठीक है। और बहुत सारा क्या होता है कि आजकल हम चूँकि जंक फूड्स और फास्ट फूड बहुत खाते हैं, यानी कि एक कॉल की आपके घर पे बाहर से खाना मौजूद है, इस चीज़ का एहतियात करने की ज़रूरत है। घर का हाइजीनिक फूड्स खाएं, कभी कभी तो चलता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं इस चीज़ से तो इनकार नहीं करूंगी कि बिल्कुल ना खाएं, खाइए, बिल्कुल खाइए, लेकिन थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए, कम से कम खाइए, ठीक है ना, क्योंकि आपकी सेहत आपके हाथ में। अगर मैं समझती हूँ कि अगर आज से 10 साल पहले कोई किसी डॉक्टर को बोलता कि जी खाना खाएं, शायद वो मुर्ख मुसल्लम पे टूटता, लेकिन अभी वो सिंपल दाल चावल सब्जी को प्रेफर करेगा। नहीं, हालात के हिसाब से हमें अपनी अगर हेल्थ रखनी तो इन चीज़ों से हेल्थ बनती है, रिच थिंग्स से नहीं, ठीक है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हो अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, और सबसे बड़ी बात, हम ईज से डिजीज की तरफ जाते ही जब हैं जब हम कवानीन कुदरत से इनहराफ करते हैं, ऐसे ही है। तो इन सारी बातों पे अमल करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम जो सीजन को एंजॉय करें, ना कि वो बीमारी में गुजारते हैं। अच्छा, एक सवाल जो कि जनरल है बड़ा, ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और आप समझ सकती हैं मेंटल साइकी या लड़कों की साइकी की मैं बात करूंगा। अक्सर ये होता है कि अब ये कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डेंगू मार्केट में आ चुका है, बहुत ज़्यादा आपका टाइफॉइड आ चुका है। अच्छा, अगर आपको हाई फीवर है, लड़का एक ही दिन में हॉस्पिटल जाने की बात करते हैं, डॉक्टर के पास जाने, ये तो है ही जनाना तबीयत का मालिक है भाई। वो नीले पत्ते में सफ़ेद गोली आती है, 2 खा लो बुखार उतर जाएगा, हमें भी है। एक तो ये मसला, और फिर सेल्फ मेडिकेशन करते करते जब 3 से 4 दिन बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, या तो नमूनिया बिगड़ जाता है, या टाइफाइड बिगड़ जाता है, या डेंगू के एकदम से वो ड्रॉपिंग सिस्टम शुरू होता है, यानी जो प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं, वो कभी कभार 1 लाख पे भी आ जाती है, 60,000 पे भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आप कैसे अवेयर करेंगी कि बेचारे जो आजकल डर के जाना भी चाहते हैं, लेकिन इस डर से नहीं जाते कि खानदान वाले या घर वाले बोलेंगे ये तो है ही लड़का जनाना तबीयत का। देखिए, जनाना तबीयत का तो मैं नहीं समझती इसमें। अगर वो ये कर रहा है तो समझती हूँ ही इज़ गुड पर्सन, कि वो अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है, फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहता है ताकि आया मेरा मर्ज बढ़ ना जाए, मैं मजीद बीमार ना हो। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब हम अल्लाह के नबी की उम्मती हैं तो हम जब कभी बीमार होते हैं तो सबसे पहले हमारे उसमें गुनाह बख्शे जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, कभी भी अगर कोई बीमारी, कोई तकलीफ आ जाती है, तो अगर आपको ये पता हो कि ये काम मैंने करना है और मेरी तबीयत खराब होगी, तो उसका मतलब आपने अपने आप को हलाकत में डाला। देखिए, बीमारी अल्लाह की तरफ से, उसके इलाज कराना सुन्नत है। अगर आपको लगता है कि अगर मैंने आज ये ट्रीटमेंट डॉक्टर से नहीं लिया मेरी तबीयत बिगड़ जाएगी, तो आप उसी दिन जाएं, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ठीक है। और अगर कोई ये कहता है कि ये जनानी तबीयत है, तो बिल्कुल रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। ख़वातीन बहुत सुलझी समझदार होती हैं। देखिए, क्या होता है कि अगर नज़ला ज़ुकाम हल्का फुल्का, थोड़ी बहुत सेल्फ मेडिकेशन सब कर लेते हैं। कोई आपके किचन से आपने कोई जो कहवा पी लिया, जो कि नॉर्मली फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा करता है तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा करता है, अपने आप को हेल्दी रखना चाहता है। और आप जब हेल्दी हैं तो आपके सराउंडिंग में लोग भी हेल्दी रहेंगे। अगर आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी, आप पड़े हुए हैं, डॉक्टर क्या नहीं जा रहे हैं, तो इसमें आप 4 लोगों को और इस डिजीज़ में मुब्तला कर देंगे खांस के, ठीक है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, अगर आपको कोई तकलीफ है, आपको लगता है 1-2 दिन में सेट हो गई, ओके, नहीं होती, फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें उसके बाद, ताकि आपको मज़ीद तबीयत बिगड़ने से बचें। देखिए, हमारी साथ मसला ये है कि हम छोटी बीमारी को डॉक्टर को नहीं दिखाते, जब वो बिगड़ जाती है, बड़ी हो जाती है, तब जाते हैं, सही ना। तो उससे पहले दिखा दें कि छोटी चीज़ क्योर भी हो जाती है, ट्रीट भी हो जाती है। बिल्कुल, एक मिसाल भी मैं दूंगा, थोड़ी सी फ़नी भी है और थोड़ी सी सबक आमेज़ भी है, कि एक लाल अस्पताल है पीछे की तरफ, बड़ा मशहूर अस्पताल है, नाम नहीं ले सकता मैं, कि वहाँ पर अक्सर लोग ये कहते हैं नहीं नहीं उस अस्पताल से डर लगता है, लोग मर जाते हैं। तो वहाँ के एक डॉक्टर से मेरी जब बात हुई शो पर ही, उन्होंने कहा भाई आप हमारे पास लाते ही जब मरीज 70% ऊपर पहुंच जाता है, 30% वो नीचे होता है, तो हम उसको चेक कर रहे होते हैं, तो भाई हमारा कोई सुर नहीं है, आप मरीज को पहले लेकर आए। तो ये चीज़ होती है। रेहान भाई, आपसे ये बात की जा रही है कि ई चालान नाफिज हो गया, सब कुछ हो गया, हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा चालान हो चुका है? क्या हमें SMS आएगा, ईमेल आएगी, कॉल आएगी? क्योंकि अब ये एक तो मैंने भी ये सुना था, अब वह आप वाली बात है कि लोग उड़ाते बहुत है जब कोई चीज़ अच्छी राइज की जाती है, कि आपको जो है वो घूमना फिरना बंद कर दिया जाएगा, कहीं मिलेंगे तो गाड़ी पकड़ लेंगे, आपको पकड़ लेंगे। तो इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। आप दुबई तो गए मेरे ख्याल। बिल्कुल। आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपकी आइस को स्कैन करते हैं, वो देखा होगा आपने। तो यही सिस्टम यहाँ आ रहा है, आप खुद ब खुद ही स्कैन हो जाएंगे और ख़ुद ब खुद ही आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, चाहे वो आप बराबर की सिम लेके रखी हुई हो आपने, या कोई और सी सिम आपके, नहीं तो आपके बेगम के नहीं तो आपकी वालदा के, वालदा नहीं तो आपके भाई के मोबाइल पे SMS आ जाएगा, जो
आपने रास्ते में हरकत की होगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि देखें, बड़ी अच्छा सवाल है कि दुबई की अगर हम बात करते हैं तो दुबई पे आपको अगर लिविंग रेजिडेंस आपने चेंज किया है, यानी आपने एक एरिया से दूसरे एरिया, तो आपको मस्ट अपने आईडी पर जो बताकौल मदनिया होता है उस पर आपने चेंज करवाना है, ये तमाम चीज़ें रेजिडेंस कार्ड पे। यहाँ पर हम रहते हैं मलीर में, एड्रेस सरजानी का है, गाड़ी ओपन लेटर पे, क्योंकि नाम कराने में बहुत पैसे लगेंगे, तो फिर देखें ये स्टार्ट ही इसीलिए लिया गया है कि अभी गाड़ियां भी सारी एक दम पे ट्रांसफर होंगी, उनकी चार्जेस भी लेनी है, ठीक है। मतलब ऐसा मैं आ रहा हूँ अभी मकान भी जिन जिन के ट्रांसफर नहीं है वो अपने अपने नामों पे ट्रांसफर कराएंगे, अपने टाइटल पे लाएंगे। अगर वो इस घर में रहते हैं तो अपने टाइटल पे लाएंगे उनको, उनकी फीस वो डिपार्टमेंट में भरेंगे। मतलब हुकूमत पैसा इकट्ठा करना चाह रही, इन शॉर्ट। तो बिल्कुल जाहिर सी बात आप है, ये मतलब हुकूमत में आए हैं तो हुकूमत पैसे जमा नहीं करेगी क्या? मतलब उसका हक नहीं है? जो भी आया है हुकूमत में अपना काम ही किया है। पिछले भी हुकूमत, पिछली हुकूमत भी आपको पता ही है, ऐसा ही है। 804 की हुकूमत आपने देख ही ली होगी। 3 साल हुकूमत करी, काम कोई भी नहीं किया। कोई प्रोजेक्ट बता दें अगर कोई प्रोजेक्ट उसकी हुकूमत में हुए हो तो। सेहत कार्ड आया ठीक है, इन्होंने खाया पिया, अगर खा रहे मुस्लिम लीग वालों ने भी खाया या पीपल्स पार्टी वालों ने खाया, कोई इतराज नहीं है। अगर कुछ भी काम कराया है, काम जरूर कराया है, ठीक है ना। मगर 3 साल जो हमारे वो जो आप कह रहे थे ना सरिया उनके भी बहुत जबरदस्त था, वो निकल गया। अब इंशाल्लाह पूरा निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन एक बात है कि लॉकडाउन भी तो उसी टाइम पे था ना, ये बात तो सही है। देखिए लॉकडाउन क्या, बस चलें मिट्टी डाल दें बातें। मैम आपकी तरफ आते कि इन उम्र के बच्चों को किस हद से, एक तो पैदाइशी बच्चा तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाता है, किस हद तक के बच्चों को आपको चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, और उसके बाद वो एज क्रॉस हो तो वो एडल्ट डॉक्टर के पास जाएगा या नॉर्मल डॉक्टर के पास जाएगा? देखिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो बच्चों को देखता है वो न्यूबॉर्न बेबी से लेकर, हमारे यहाँ तो 10 से 12 साल तक होता है, लेकिन बाहर के ममालिक में 15 इयर्स तक का बच्चा जो है चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास जाता है। ठीक है। और चूंकि हम 10-12 साल के बच्चे को कहते हैं इसको तो डॉक्टर को दिखाना है एडल्ट्स के, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत है कि बच्चे को भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से ही कंसल्ट किया जाए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं हम तो बड़े, हम तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास क्यों जाएं। तो उनको समझाने की ज़रूरत है कि हम अभी बेटा आप ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ही दिखाएंगे, क्योंकि बाहर के ममालिक की मैंने आपको बात की, वहाँ 15 ईयर्स तक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे शर्माते हैं कि नहीं हम इस डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, चलें वो बच्चे की साइकी भी होती है। तो हमारे यहाँ कम से कम 10 से 12 साल तक के बच्चे तो देखते हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, लेकिन बाहर के ममालिक में 15 ईयर्स तक देखते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल आया है कि एक हजरत हैं, उन्होंने कहा कि मुझे बचपन से ही गोली खाने की आदत नहीं है, लेकिन अब मैं टीबी के मर्ज में मुब्तला हूँ, तो मुझे ये कहा जाता है कि जब तक मेडिसिन गोली फॉर्म में नहीं खाओगे, हालांकि उसका नेमो बदल सिरप भी आता है, तो तुम सही नहीं होगे। तो सिरप सही नहीं करता? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिरप भी अपना काम करता है। बट देखिए मेडिकेशन सिंपल सी एक डेली एक टेबलेट लेनी होती है, और पहले लोगों के जहन में था कि टीबी हो गई तो बंदा मरी जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीबी क्यूरेबल है और 1 to 2 वीक्स में इसका जर्म्स डाई हो जाता है। बट इसको हम ताकि दोबारा रिवर्स ना हो, कंटिन्यू 6 to 8 months 9 months मेडिसिन कंटिन्यू खिलानी होती है, और मैं समझती हूँ उसके बाद वो बंदा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो गोली भी अफेक्टेड है, और इसका अगर सिरप उसी वाली टैबलेट्स का है तो बिल्कुल अफेक्टेड है ना। मतलब ये मैंने भी 2 लोगों से सुना था, अच्छा हुआ क्योंकि अब लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है कि इस तरीके से आप एक्सप्लेन करिए। 2 लोगों ने तो ये कहा कि डिटेल में एक्सप्लेन करिए अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ, तो वो चीज़ बड़ी इफेक्टिव हो जाती है। मतलब आप बात करते हैं ना, देखें हमारा तो मजहब दीन इस्लाम एक मेडिकल साइंस है। आपको एक बात बताऊं, नॉर्मली अल्लाह ताला ने हर वो चीज़ बनीनो इंसान के लिए फ़र्ज़ कर दी है जो कि उसकी सेहत की ज़ामिन है। जो वज़ू 5 बार करते हैं ना, तो हम बहुत सारे जरासीम से वैसे बच जाते हैं। हर वज़ू के हर अमल, मतलब वज़ू के हर अमल में नर्व्स एंडिंग साफ़ हो रही होती है, जो कि हमारा ब्लड का प्रेशर ऑटोमेटिकली नीचे करती है। तो और नमाज क्या एक एक्सरसाइज है। जिस तरह अगर मैं आप बात करूँ, जो हम कवानीन कुदरत से निराफ करने की बात कर रहे थे, जब हम ईद से डिजीज़ की तरफ जाते हैं वो इसी वजह से कि रात अल्लाह ने बनाई है, उसको सोएं, जाग के नहीं गुजारें, क्योंकि जो हार्मोन्स जो सेल्स रात को डेवलप होंगे, जो रात को प्रोडक्शन होगी, वो दिन में नहीं होगी, चाहे आप सारा दिन सोएं, ठीक है ना। रात सोने के लिए आप रात में सोएं, दिन में आप काम करें। अल्लाह ताला की बनाई हुई तमाम ग़िज़ाएं, फल, सब्जियां, दालें, गोश्त अपनी सेहत के मुताबिक मुतवाज़न और नॉर्मल मिकदार में खाएं, ठीक है। और इसके साथ अपनी ज़िंदगी में एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हर हाल में शामिल करनी, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज, चाहे आप वॉकिंग करें, रनिंग करें या कोई एक्सरसाइज करें,
1 घंटा अपने लिए निकालें। मैं समझती हूँ 24 घंटों में अगर कोई शख्स कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, तो मुझे तो एक जोक लगता है। फजूल लगता है वो बंदा। 1 घंटा बहुत आराम से निकाल सकता है। बंदे को अपनी लाइफ को कैलकुलेटेड करना चाहिए, हर टाइम से काम करना चाहिए। हम नमाज टाइम से पढ़ते हैं, कुरान डेली किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, या हुक्म है रोज़ पढ़ें, रोज़े हम टाइम से रखते हैं, खोलते हैं, और हम हर चीज़ अपने बच्चों को स्कूल टाइम से भेज रहे हैं, हर चीज़ टाइम पे कर रहे हैं, तो फिर हम अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, एक सवाल है, लेकिन उससे पहले एक सेगमेंट है जो कि हम करेंगे। मुबारका ही मुबारका में कल आकिब भाई की बेटी की सालगिरह थी, तो हम सब मिलकर उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा, जिए हजारों साल। और इस वक्त अल्ताफ अली की बर्थडे, अल्ताफ अली हैप्पी बर्थडे टू यू। कासिम अली खान, इरफान शेख, आपको भी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। फौजिया कहती हैं कि मेरी अम्मी गुजर गई, लेकिन आज उनकी सालगिरह, तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी वालिदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। और टेमल, आई एम हैविंग अ बर्थडे टुडे, यू हैविंग अ बर्थडे टुडे, मोर देन हैप्पी बर्थडे टू यू। और जीते रहें और खुश रहें। और ये एक सेगमेंट होता है छोटा सा हमारा, ताकि टाइम निकल जाता है, मैं पहले कर लेता हूँ। मुबारक मैम, सवाल ये है कि आप अलामात बता दें 1 से 2, जिससे हमें ये जाहिर हो जाए कि हाँ इस शख्स को टीबी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को जो मेन अलामात होती हैं, हाई ग्रेड फीवर होगा, कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, वेट लॉस होगा बहुत जल्दी, ठीक है, बगैर किसी डाइटिंग के, बगैर किसी एक्सरसाइज के, रात को सोते वक्त शदीद किस्म का पसीना आएगा, ठीक है, वो किसी कंडीशन में नहीं आता सिवाय टीबी के। और टीबी के पेशेंट का पिक्चर ऑटोमेटिकली इतना स्लिम हो जाता है कि वो देखने से पता चल जाता है कि ये टीबी की तरफ जा रहा है। सही है, टीबी पहले नहीं पता चलती, टीबी होने के बाद पता चलती है, ठीक है। और टीबी के पेशेंट को बहुत ज़्यादा एहतियात करने की जरूरत है। टीबी क्योरेबल है, 6 to 9 मंथ्स में बिल्कुल क्योर हो जाती है। और इसके साथ साथ दूसरों को बचाना है तो अपनी स्नीजिंग, कफिंग एंड जो लोगों को थूकने की आदत होती है उसे अवॉइड करने की जरूरत है। घर की बनी हुई चीज़ें खाएं, एहतियात करें और खुश रहें, और दूसरों को भी खुश रहने दें। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ वक्त खत्म हो जाता है। रियान भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जुड़ते हैं तो हम सवाल नित से नए करते हैं। जब आपका फीडबैक आता है तो बहुत अच्छा लगता है। जाते जाते सिर्फ एक बात की, जब भी दुआ के लिए हाथ होता है, इंटायर टीम ऑफ मेट्रो न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिए, क्योंकि ये टीम है तो हम काम कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब कोई चीज़ राफ की जाती है या कोई चीज़ नाफिज की जाती है, आपकी भलाई के लिए होती है। शुरू में आपके घर में फ़र्ज़ करें कोई घर में शादी होती है भाई की, तो कोई नई भाभी आती, तो एडजस्ट होने में 8-10 दिन लगते हैं, फिर आप यूज्ड टू हो जाते हैं उस चीज़ के। इसी तरीके से आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ राइज की जाती है कानून के हिसाब से, तो उसको एडजस्ट होने में कुछ दिन लगते हैं, उसको टाइम दीजिए। और साथ साथ अगर कोई चीज़ आपको बुरी लगी हो, कोई बात गलती हो गई हो, तो मैं तहे दिल से माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैसेज देना एक ज़रूरी होता है, आपकी अल्फाज को सामने लाना ज़रूरी होता है, दिल आज़ारी करना हमारा बिल्कुल हरगिज़ मतलब नहीं है। इसी के साथ इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।